निर्दलीय ही भरो विधायक का फॉर्म, करो नामांकन विधायक का। क्या सरकार सुन नहीं रही है उनकी, या फिर सरकार चाहती नहीं है कि इनकी आवाज़ सुनाई दे? तो वो सब लोग वो क्यों विरोध करेंगे? उनको पैसा मिल रहा है वहाँ से, उनको चुनाव लड़ना है, उनको फिर शराबें पिलानी है लोगों को, फिर उनको मुर्गे बांटने हैं, फिर उनको पैसे बांटने हैं। पलायन के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। चलती हुई फैक्ट्रियाँ इस राज्य के अंदर बंद हो रही हैं। राज्य के प्रति, देश के प्रति, पूरे देश का युवा जो है वो आज आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रखा है। क्यों आपके जो 300 पद हैं, जो रिक्त पद हैं, आप उनको नहीं भर रहे हो? जब डॉक्टर इतने हैं, क्यों चौकुटिया जैसा जो मूवमेंट है उसने इतना बड़ा रूप लिया? मंच वो भी देते हैं आपको, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? कि दिल्ली के लोग जो हैं वो आज पछता रहे हैं, वो रो रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनकी बातों में आ गए कि किसी राज्य की शिक्षा को लेकर के 4 साल पहले क्या स्थिति थी और 4 साल के अंदर उन्होंने, और नीति की रिपोर्ट है 11 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद, 9 साल तो हो ही गए। तो क्या उनकी नीति में कमी है या फिर नीयत में कमी है? नशे में युवा कब जाएगा भाई? 19-20 साल, 21 साल उसकी उम्र है जब वो पढ़ करके किसी जॉब में सेट हो जाएगा। क्या जॉब दे रहे हो आप उनको? तो या तो युवा सुसाइड कर लेगा फ्रस्ट्रेशन में, या वो नशे में चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, एक पहाड़ की बेटी की कहानी। शिक्षा के खिलाफ, जो भी स्वास्थ्य असुविधाएं हैं उनके खिलाफ क्यों एक पहाड़ की आम बेटी अपनी घर गृहस्थी छोड़कर राजनीति में कूद आई, लोगों की आवाज उठाने को मजबूर हो गई। और इस कहानी की पात्रा हैं दीप्ति रावत बिष्ट जी। मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैडम, आप पहाड़ की आवाज उठा रही हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है उसके खिलाफ, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके खिलाफ, और कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपका नाम सामने आता है। बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप ये काम कर रही थी। तो ये काम करने की प्रेरणा, क्या दर्द रहा है आपके दिल में? क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि आपको अपनी गृहस्थी छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर आप लोगों के मुद्दे की आवाज उठा रही हैं? देखिए, छात्र जीवन से ही जब मैं डीएवी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी, 99 2000 का जो साल रहा, उस समय हमारे कॉलेज में छात्राओं के वॉशरूम को लेकर के, उनके लिविंग रूम को लेकर के कई सारे संघर्ष हम लोगों ने उस समय किए, और मैं छात्र संघ का हिस्सा रही। और छात्र जीवन से ही वो सब संघर्ष करते करते कुछ परिवार से भी, पापा भी मेरे रेलवे में रहे और यूनियन में रहे, तो उनके संघर्षों को भी हमने देखा। और माँ जी मेरी जो हैं वो क्षेत्र पंचायत सदस्य रहीं, और उनके भी संघर्षों को मैंने देखा। वो भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जूझी हैं अपने कार्यकाल में। तो ये सब देखते हुए, करते हुए समाज के लिए सोचना अब एक उस तरह से हो गया है जैसे अपने बच्चों के लिए सोचना, अपने माता पिता के लिए सोचना। तो वो जैसे बच्चे और माता पिता आपकी सोच से कभी नहीं जाते ना, तो ऐसे ही हमारा समाज, हमारा उत्तराखंड, मेरा जो क्षेत्र है, वो मेरी सोच से कभी नहीं जाता है, वो हर पल दिमाग में है। तो अब इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं कि 26 साल हमारे राज्य को बने हुए हो गए हैं, और क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, और जिन चीज़ों को लेकर के उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ, इतना आंदोलन हुआ, 42 शहादतें हमारी हुई, उसमें हर जाति धर्म के लोग रहे। तो वो सब शहादतें देखने के बाद भी कहीं न कहीं अपने आप को एक खाली और ठगा सा महसूस करते हैं हम लोग और हमारे राज्य के लोग। क्योंकि आज भी स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं उसके ना होने के कारण आज भी हमारी बहनें जो है प्रसव के दौरान अपनी जानें दे रही हैं। माताओं को, भाई, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको कंधे पे लाद-लाद के आज भी अस्पतालों में लाया जा रहा है। कंधों में लाद के अस्पतालों में लाया जाता है, और उसके बाद फिर जो उनकी एक रेफ़र का जो एक सिस्टम है, लेके गए, फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया, फिर दूसरी जगह गए, फिर रेफ़र कर दिया। तो मतलब ये सब देख कर के बहुत मन दुखी है, बहुत ज़्यादा। और 1500 के लगभग हमारे स्कूल बंद हो गए। बातें करी लोगों से, बहुत जानने वाले लोग हैं, तो पता चला कि कहीं न कहीं स्कूल बंद होने के पीछे ये रीज़न है, ये रीज़न दिया मतलब सरकार ने कि बच्चे नहीं थे इसलिए बंद हो गया। तो आप क्या करेंगे? अगर आपके घर में
आपके घर में खाना नहीं होगा आपके बच्चों के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप जाएँगे ना, आप कमाएँगे, लाएँगे, खाना लाएँगे। लेकिन हमारी सरकार ने बोला कि अगर आपके घर में खाना नहीं है तो भूखे मर जाओ, चूल्हे को बंद कर दो। वो उसी तरह से है जिस जिस तरह से इन्होंने शिक्षा को देखा है कि किसी स्कूल में बच्चे नहीं है तो स्कूल बंद कर दो। उसकी तह में जाओ ना आप। आप उसकी तह में जाओ कि अगर उस गाँव में लोग होते, उस गाँव में पलायन ना होता, उस गाँव में अगर अच्छा स्कूल होता तो पलायन ना होता। एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सारे मामले। तो पलायन के लिए आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। चलती हुई फैक्ट्रियाँ इस राज्य के अंदर बंद हो रही हैं। अल्मोड़ा में हमने देखा कि किस तरह से एक प्रॉफ़िट देने वाली कंपनी, एक बंद होता है कारोबार तो आप उसे कहते हैं कि भई ये घाटे में जा रहा था। चलो भई हमने बंद कर दिया, ठीक है? जो आईएमपी सेल को इन्होंने बंद करा। तो एक प्रॉफ़िट में चलने वाले एक रोज़गार को आपने उस राज्य के अंदर बंद कर दिया जो रोज़गार के दंश से को झेल रहा है जो राज्य पलायन के दंश को झेल रहा है। तो ये कई सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे राज्य के अंदर बहुत पीड़ादायक हैं और हमारा राज्य तो मुझे लगता है कि इस समय भयंकर पीड़ा से गुज़र रहा है और बदलाव की आवश्यकता है और कोई अ, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ इतने सालों से जी। अभी आपने बोला कि जो रेफरेंस सेंटर वाला है, शिक्षा व्यवस्था खराब है और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। हुँ, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब होने का कारण क्या है? हुँ, क्योंकि सरकार तो बोल रही है कि हम पुरज़ोर मेहनत कर रहे हैं, हुँ, लेकिन अभी भी आपको शायद पहाड़ में इतनी सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिखेगी, वहाँ पे भी रेफर सेंटर ही मिलेंगे। हाँ। इसकी असली ज़िम्मेदार कौन है इस चीज़ का? देखिए, ज़िम्मेदार तो वही होता है जो उस चीज़ को कर सकता है और वो नहीं कर रहा है, तो वो सरकार है। अभी धन सिंह रावत जी जो हैं हमारे जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो उनका पिछले दिनों खूब बयान वो वायरल हुआ, जब उन्होंने कहा था कि इतने डॉक्टर हैं पहाड़ के अंदर कि वो मरीज़ों को जा-जा के ढूँढ रहे हैं, गाँव के अंदर। ये उनका बयान बहुत वायरल वो लोग भूल जाते हैं क्योंकि इतनी चीज़ें सोशल मीडिया में हैं, बहुत कुछ है। तो अब जब लोग आज फिर क्यों आपके जो 300 पद हैं, जो रिक्त पद हैं, आप उनको नहीं भर रहे हो? जब डॉक्टर इतने हैं, क्यों चौखुटिया जैसा जो मूवमेंट है, उसने इतना बड़ा रूप लिया कि वहाँ से लोगों को पैदल चल कर के राजधानी में अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उनको पैदल चल के आना पड़ा कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर ढूँढ रहे हैं, पेशेंट को ढूँढ रहे हैं गाँव में जा-जा कर के, तो मतलब क्या है पिकली जो पिलखी में हुआ अभी हमारे टिहरी में। लोगों ने वहाँ पर मशाल जुलूस निकाला और छुट-पुट ये हमारा भिकिया सेन है, वहाँ के लोग बैठे धरने पे, हमारे सियालदेह हैं, वहाँ के लोग बैठे हमारे धरने पे, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। मैं अभी चौखुटिया मेरा जाना हुआ था। तो मैं सारे जो वहाँ पर मूवमेंट चल रहे हैं छोटे-छोटे जो कि बड़े अखबारों में नहीं छप रहे हैं और जो गोदी मीडिया जो है उनको नहीं दिखा रहा क्यों है। नहीं छप रहे हैं? क्या सरकार सुन नहीं रही है उनकी या फिर सरकार चाहती नहीं है कि इनकी आवाज़ सुनाई दे? क्या हो रहा है? देखिए जो उत्तराखंड की स्थिति है मैं तो कह रही हूँ अगर सोशल मीडिया ना होता और अगर लोगों के पास ये वीडियो बना करके अपनी बात पहुँचाने का ज़रिया ना होता, तो मुझे नहीं लगता कि जो भयावह स्थिति हम देख पाते हैं वो हम देख पाते। एक तो ये बात है। अब ये जितने भी मूवमेंट हमारे पूरे राज्य में चल रहे हैं, वो आप मुझे बताओ बहुत कम अखबार किसी ने 1 आध दिन दिखा दिया कहीं छोटी-सी खबर छाप दी, खाना पूर्ति करने के लिए तो छाप दी। लेकिन उसको एक समस्या के रूप में रखना राज्य के अंदर और सरकारों को ये बात समझ में आए कि ये कितनी जटिल समस्या है, उस रूप से उन समस्याओं को किसी ने नहीं रखा। और वो पर्दा डालने की कहीं न कहीं बात है ना। आप अपनी खामियाँ जो आपकी खामियाँ हैं, आप उन खबरों को और उनके निस्तारण के रूप में आप नहीं जा रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आप अपनी मतलब एक वो कहावत है सब चंगा सी, है ना? तो आप उस पे काम कर रहे हो ना, कि आप क्या दिखाना चाहते हो, विकास का मॉडल दिखा रहे हो आप। सब चंगा बनाने की जगह सब चंगा दिखाने का काम है। दिखाने तो चंगा दिखाने की राजनीति कर रहे हैं, तो ये है। तो और क्या-क्या क्योंकि आप कई विषयों में चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो नारी सशक्तिकरण हो शिक्षा स्वास्थ्य इन मुद्दों पे हमेशा से आवाज़ उठाती आ रही हैं बिना किसी पॉलिटिकल बैनर के सपोर्ट के बिना किसी पॉलिटिकल बैनर के नीचे आप पहले से इंडिपेंडेंटली आवाज उठा रही हैं क्या समस्याएं आपको लगती है और ये जरूरत क्यों पड़ गई आपको क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे आप पहले से आवाज उठाती आ रही है तब आप अब आपको लोग एक पॉलिटिकल लीडर की तरह ना देखें लोगों को कैसे पता चलेगा कि अब भी आप उनका ही काम करेंगी उनकी आवाज उठाएंगी अब आपका अलग पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है देखिए, आम आदमी पार्टी का
मैंने 2 साल पहले मैंने ज्वाइन करी थी आम आदमी पार्टी। और इस बीच जो उत्तराखंड की सारी स्थितियां हैं, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो जो भी सारे जितने भी मुद्दे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किसी बेहतर पॉलिटिकल पार्टी में जा कर के अपने राज्य को अच्छे से दे सकते हैं। एक तो ये बात है, हाँ, दे सकते हैं हम, क्योंकि सरकार आएगी तो वही तो इम्प्लीमेंट करेगी ना जो इन्होंने नहीं किया। और आम आदमी पार्टी के ऊपर मुझे क्यों मैंने भरोसा जताया है अपना, क्योंकि मैंने उनका दिल्ली मॉडल देखा। मैडम जी। सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी इतनी सारी हैं यहाँ पे, बीजेपी, कांग्रेस, आपको शायद उनसे ऑफर आए भी होंगे हाँ। और मंच वो भी देते हैं आपको, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? आम आदमी पार्टी चुनने के पीछे केवल और केवल दिल्ली मॉडल है। उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। और चाहे वो उनका बिजली का इशू हो, 300 यूनिट फ्री देने का जो उनका वादा हो, साफ पानी देने का वादा हो। अभी आप दिल्ली में देख रहे होंगे कि दिल्ली के लोग जो हैं वो आज पछता रहे हैं, वो रो रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनकी बातों में आ गए, और उनके घर किस तरह से दिल्ली के अंदर तोड़े जा रहे हैं धक्कापेल। ये आप देख रहे होंगे बीजेपी के लोग जिन्होंने जिन्होंने प्रचार प्रसार करा कि भाई हमारे कैंडिडेट को आप जिताओ। यहाँ इवन रेखा गुप्ता, वो जहाँ से विधायक हैं, जहाँ के लोगों ने उनको आज विधायक बना करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, उन्होंने वहाँ के लोगों को नहीं बख्शा। जो शालीमार बाग के जो जो लोग हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों के घर तोड़ दिए। तो आज बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने बीजेपी को सपोर्ट। तो ये जो जो दिल्ली का जो मॉडल है, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और फिर वही चीज़ इन्होंने पंजाब में करके दिखाई। पंजाब में 43वें 44वें स्थान पे था स्कूल के मामले में पंजाब, आज वो नंबर 1 में पहुंचाया है उन्होंने 4 साल के अंदर। मतलब एक चमत्कार जैसा है कि किसी राज्य की शिक्षा को लेकर के 4 साल पहले क्या स्थिति थी और 4 साल के अंदर उन्होंने। और नीति की रिपोर्ट है, नीति आयोग का ये रिपोर्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी ने अपनी रिपोर्ट खुद जारी कर दी हो, है ना। तो वो भी उस चीज़ को नहीं छुपा पाए जो उन्हें बताना पड़ा समाज के सामने। और लगभग 70 लाख है मेरे ख्याल से वो आंकड़ा, वो उन्होंने नौकरियां देने का काम किया है। हाँ, पंजाब में, हाँ पंजाब में अभी 67 के आसपास है वो आंकड़ा। तो नौकरियां देने का भी काम वो कर रहे हैं, और बेहतर शिक्षा की तरफ वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि एजुकेशन, अगर आपने एजुकेटेड अपने बच्चे को कर, ये देखिए ये बात हर पेरेंट्स जानता है कि हमने बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है, ठीक है। लेकिन अगर उसमें सरकार आपका साथ ना दे, एक तरफ महंगाई की मार है, एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, उनकी उनकी जो फिर फीसों की मार है, उस स्थिति में तो आम आदमी पिस गया ना, राज्य का आम आदमी पिस गया ना। तो और पॉलिटिकल पार्टियों में क्या बुराई है? बीजेपी में क्या बुराई है? कांग्रेस में क्या बुराई है? और आम आदमी पार्टी पे भी तो खुद बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हैं, लिकर स्कैम हो गया, कोचिंग वाले वो स्कैम हो गया, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जो इतना पैसा लगा उस पे भी स्कैम का सामने आता। वो जेल भी गए थे इस मामले पे। देखिए स्कैम आरोप लगे, ठीक है, हाई कोर्ट को खुद बोलना पड़ा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें हम चीजें तय करें कि कौन गलत है कौन सही है। ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसको पढ़ा जाए, जो उसके डॉक्यूमेंट थे। ये हाई कोर्ट का कहना था कि वो पढ़ने के लायक भी नहीं है। तो आप ये अंदाजा लगाइए ना कि जो केस पढ़ने के लायक, उसको हाई कोर्ट का जज कह रहा हो कि ये पढ़ने के भी लायक नहीं है, उस पार्टी को खत्म करने की जो साजिश है, जो कि बीजेपी लगातार करती आई है, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ अन्य राज्यों में भी जो बीजेपी ने किया है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण था। इन्होंने जो पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट किया समाज के सामने, तो उद्देश्य केवल ये था कि आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन लेकिन वो जीत भी तो गई, बीजेपी खत्म तो हो गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी। देखिए जीतने के पीछे रीजन केवल और केवल अभी जो दिखता है वो 30,000 का डिफरेंस था, जो अरविंद केजरीवाल जी की सीट थी, जो वो 30,000 वोट का डिफरेंस से वो हारे हैं। और जब हम एसआईआर को एक बार उठा करके देखते हैं
तो एसआईआर में किस तरह से नाम कटे हैं, कितने नाम कटे हैं, वो अगर आप उसका अनुपात निकालेंगे तो वो कहीं न कहीं वही उतना ही बैठता है। और यही चीज़ पश्चिम बंगाल के अंदर हमने देखी है कि किस तरह से 30 लाख का जो डिफरेंस है, वो पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं। और उतने ही 27 लाख के आसपास उन्होंने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के थ्रू काटे हैं। तो मतलब कहीं न कहीं देखिए, जो एक तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, वो इस सारी की सारी साजिश को समझ रहा है कि कैसे चुनाव जीते जाते हैं और बीजेपी किस तरह से चुनाव जीत रही है। एसआईआर तो अब भी हो रही है और आपको पता है आपकी लड़ाई किससे है। अब रायपुर में जैसे आप लड़ी हो, उत्तराखंड में तो आम आदमी पार्टी का पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी उसके बाद वजूद भी नहीं आया। तो अब क्या लगता है, अब क्या अलग होने वाला, आप क्या अलग करने वाले हो रायपुर में? देखिए, रायपुर क्या, मैं तो पूरे राज्य की बात करूंगी कि हम लोग पूरे 70 सीटों पे लड़ने जा रहे हैं इलेक्शन। और आज नहीं तो कल सवेरा होगा, है ना। और मुझे मतलब देखिए, प्रयास करेंगे, पार्टी प्रयास करेगी, पार्टी का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है और जो भी लोग हैं पार्टी के, वो बहुत मजबूत लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो बहुत मजबूत लोग हैं और वो जनता के बीच में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। जितना हो पाएगा, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहना चाहूँगी, जितना हो पाएगा हम प्रयास करेंगे। और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट सामने आएंगे और एक ना एक दिन तो आम आदमी पार्टी की सरकार ज़रूर बनेगी उत्तराखंड में। और सरकार बनेगी तभी जब उत्तराखंड के लोग इस बात को समझ पाएंगे कि उनको क्षेत्रवाद से, उनको जातिवाद से, जब तक वो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के अपने राज्य के विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, तो तब तक मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, जो परिवर्तन है वो तो प्रकृति का नियम है ना, परिवर्तन तो होगा क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, तो समझेंगे लोग। तो अभी हमने उत्तराखंड की बात की, स्वास्थ्य की, डॉक्टर्स की कमी है, शिक्षा व्यवस्था खराब है। आप रायपुर से दावेदारी करेंगी, रायपुर से चुनाव लड़ेंगी, तो रायपुर में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो मौजूदा लीडरशिप, मौजूदा विधायक नहीं चेंज कर पा रहे, या फिर उनमें कमी है या फिर उनके प्रयास हैं लेकिन हो नहीं रहा? क्या कमियां हैं रायपुर में? देखिए, रायपुर में जो एक सबसे बड़ी कमी है ना, वैसे वो भी उत्तराखंड की ही कमी है और वही कमी बहुत बड़े रूप में हमारे राज्य में, हमारे जो रायपुर है उसमें भी है। वो है सबसे बड़ी दिक्कत, शराब। जगह जगह मॉलों के रूप में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी हैं। शराब के ठेके अलग, वो जो ठेके अलॉट होते हैं वो तो अलग, और जो मॉलों के नाम पे जो यहाँ शराब की जो दुकानें खोली जा रही हैं, हाईफाई दुकानें खोली जा रही हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उत्तराखंड में उभर रही है और वो पूरे राज्य में उभर रही है। उसकी वजह से हमारे यहाँ के लोगों को, जो लोकल हमारे लोग हैं, अच्छे खासे कॉलोनी जो हैं, वो आज कॉलोनी वाले परेशान हो गए हैं। हमारा पूरा जो एरिया 6 नंबर पुलिया वाला जो एरिया था, हमने उस आज से 6-7 साल पहले उस ठेके की शिफ्टिंग को लेकर के भी बहुत संघर्ष किया, बहुत लंबा हमारा धरना चला, उसमें लोगों के ऊपर मुकदमे भी हुए, उसकी शिफ्टिंग को लेकर के वो मामला था। तो अब उसकी जो परेशानियां हैं वो इस रूप में बढ़ गई हैं कि जो उसके पीछे वाला जो एरिया है सारा, वो सारा का सारा मतलब एक ऐसा बन गया है कि नशे का अड्डा बन गया है। वहाँ की महिलाएं इतना ज़्यादा परेशान है कि बहुत मेरी महिलाओं से मुलाकात होती है तो हर दूसरी तीसरी महिला का ये कहना होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अंधेरा होने से पहले हम किसी तरह से घर पहुंच जाए। ठीक है मैडम, आपको ये दिख रहा है, आप आवाज उठा रही हैं, हाँ। लेकिन आप ही को थोड़ी ना दिख रहा होगा, लोगों को भी तो दिख रहा होगा ये हो रहा है। और लोग आवाज भी उठा रहे होंगे, छोटी आवाज उठाए चाहे आप बड़ी आवाज उठाएं, लोग छोटी आवाज उठा रहे होंगे, हाँ। कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन वो जो हो रहा है वो किसकी शय पे हो रहा है कि कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। लोग परेशान हैं लेकिन परेशानी का हल नहीं मिल रहा, किसकी शय पे हो रहा है ये? देखिए, अब ऐसे तो जो उड़ती उड़ती हुई बातें हैं, जो सुनते हैं हम समाज में, जनता में, लोगों के मुंह से, तो यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे नेता हैं, जो भी हैं, वो उसमें बताया जाता है कि वो एक क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, वो पत्ती वत्ती का कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं कि इसकी पत्ती है उसमें ठेके में, फलाने को इससे पैसा आता है।
और दूसरा कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए लोग ही हैं जो फिर वो भूमाफिया भी हैं। फिर वो पैसे का इंतज़ाम चुनाव में करना है उनके लिए। तो पूरा का पूरा ये एक गिरोह कहेंगे इसे, पूरा लिंक्ड है आपस में एक्चुअली ये। तो वो सब लोग वो क्यों विरोध करेंगे? उनको पैसा मिल रहा है वहाँ से, उनको चुनाव लड़ना है, उनको फिर शराबें पिलानी है लोगों को, फिर उनको मुर्गे बाँटने हैं, फिर उनको पैसे बाँटने हैं। ये तो विधायक का इलेक्शन तो बड़ा इलेक्शन हो जाएगा। मैं तो बहुत छोटे इलेक्शन, आपको पार्षद के इलेक्शन की मैं बात करूँगी। पार्षद के इलेक्शन के टाइम पे जिस दिन सुबह चुनाव था, उस दिन रात को उसी मैं जिसकी बात कर रही हूँ जो ठेका है उसके पीछे की लाइट इन्होंने बंद कर दी। और लाइट बंद करके वो मिठाई के डब्बों के अंदर जिसके घर में जितने वोट थे उतने उन्होंने नोट डाल डाल के घर में पहुंचाए हैं। और नाम ले लेकर के साड़ियां फेंकी इन्होंने गेटों के अंदर जा जा करके। तो अब ये सब चीजें करने के लिए इनको पैसा चाहिए। अब पैसे की उगाही कहाँ से होगी? पैसों की उगाही तो शराब के ठेकों वालों से होगी। शराब और नशा तो युवा कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब युवा का भविष्य बेचकर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, हाँ। और वही इलेक्शन लड़ के ये जीत रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो लीडर्स हैं वो हाँ। युवाओं के भविष्य खेल कर, हाँ। भविष्य को ताक पे रख के इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। बिल्कुल, इनको जितने भी नेता हैं जो हमने देखा है इन 26 सालों में, युवाओं की किसी को फिक्र नहीं है। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि रायपुर के अंदर तो जो नशा है, जो स्मैक वाइट नशा है जो, वो भी बहुत अभी इस बीच बहुत बड़े संख्या में देखने में आया। मौतें भी हुई पिछले दिनों, एक लड़की की भी मौत हुई, एक लड़के की भी मौत हुई, वो भी देखने में आया था। अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीना भी नहीं हो रहा है उस लड़की की डेथ को, वो नशे में मरी भी मिली। हमारे राज्य के अंदर किसी को नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है किसी को, क्योंकि नशे में युवा कब जाएगा भाई? 19-20 साल 21 साल उसकी उम्र है जब वो पढ़ करके किसी जॉब में सेट हो जाएगा। क्या जॉब दे रहे हो आप उनको? आप उनको क्या दिशा दे रहे हो? जब उनके पास दिशा होगी तभी तो वो दिशाहीनता की तरफ नहीं बढ़ेंगे ना। उनके पास दिशा नहीं है, थक हार के परेशान होकर के पेपर लीक जैसे मामले हमारे यहाँ अभी देहरादून में वो लड़की जो रिया है, रिया थापा, हाँ, उसका गुजर जाना, उसका सुसाइड कर लेना। फिर परसों ही वो राजस्थान का भी एक लड़का था, उसने भी सुसाइड किया। पिछले भी दिनों सुसाइड होते रहे। तो या तो युवा सुसाइड कर लेगा फ्रस्ट्रेशन में, या वो नशे में चला जाएगा। क्या होता है नशा? जो जिसने सुसाइड करा वो नशा नहीं कर रहा है, लेकिन वो सुसाइड कर रहा है ना, वो उसने तो अपनी जान ही दे दी। तो ये सारी की सारी चीजें ये बिल्कुल फेल्योर है। ये फेल्योर है सरकार का, राज्य के प्रति बिल्कुल फेल्योर है। राज्य के प्रति, देश के प्रति, पूरे देश का युवा जो है वो आज आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रखा है। और आप एक एक मैं सुन रही थी, एक नेता कोई कह रहा था कि ये गलती उसके घर वालों की है। कैसे गलती घर वालों की है? कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा सक्सेस हो? कौन माँ बाप जो है अपने बच्चों को गाइड नहीं करते हैं? क्योंकि आप बच्चों का कहना ये है कि वो पेपर इतना लेंदी बना दिया है इन्होंने, नीट का वो पेपर इन्होंने इतना लेंदी बना दिया है, टफ बना दिया है उस पेपर को, जिसमें जो आरक्षण होता है, जो आरक्षण वाले बच्चे हैं वो भी परेशान है, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि पेपर की लीक क्यों हो रहा है? मतलब ये देखिए, ये अलग टॉपिक है, पेपर लीक का एक अलग टॉपिक है, हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। और मैं विस्तृत चर्चा इसमें करना चाहूंगी आपके साथ कभी। ठीक है, ये समस्याएं आप देखती हैं और आवाज उठा रही हैं। अब चलो, बैनर तले आप उठा रही हैं, एक मंच मिलेगा अभी आपको। अब हम मान लेते हैं कि आपको उत्तराखंड का सीएम बन गई आप, हाँ। तो मुख्यतः रूप से आप किन चीजों पे काम करेंगी? शिक्षा पे काम करेंगी, या फिर स्वास्थ्य पे काम करेंगी, या फिर किस चीज पे काम करना चाहती हैं आप? देखिए, मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, आपने बड़ी बात कह दी सीएम वाली, लेकिन जब कभी मुझे भविष्य में अगर ऐसा मौका मिलेगा तो उत्तराखंड को ठीक करने के लिए ना, उत्तराखंड की चीज़ों को ठीक करने के लिए, देखिए, नीति से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी नीति सही, आपकी नीयत और नीति दोनों सही होनी चाहिए। 10 से 11 दिन का समय है। उत्तराखंड कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, कोई इतनी भयानक यहाँ की जनसंख्या नहीं है। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको मुश्किल से हार्डली 10 डेज या 11 डेज चाहिए उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई जादू की छड़ी चला दूंगी मैं। आपको सबसे पहले राजधानी गैरसैंण डिक्लेयर करनी है। आधी प्रॉब्लम का हल है ये, आधी प्रॉब्लम का हल है ये। क्योंकि जब आप राजधानी गैरसैंण ले जाएंगे
तो पहाड़ में डेवलपमेंट होगा, पहाड़ के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है। मौजूदा जो सरकार है उसको 10 दिन 11 दिन नहीं, अब तो 10-11 साल हो जाएंगे कुछ समय बाद, 9 साल तो हो ही गए हैं। तो क्या उनकी नीति में कमी है या फिर नीयत में कमी है, किस चीज में कमी है? उनकी दोनों में कमी है। देखिए, नियत में भी कमी है उनकी और नियत में भी, नीति में भी उनकी कमी है। वो उनके तो मंत्री दोनों की पक्ष और विपक्ष के दोनों की मैं सुनती हूँ बातें। किसी को ठंड लग जाती है वहाँ पर गैरसैंण में, किसी को ठंड लग जाती है, और कोई कहता है कि क्या हम रोज ही यहीं आके बैठ जाएं, है ना। तो एक्चुअली पहाड़ों से कंसर्न ही नहीं है उनका। एक कंसर्न होता है ना, हम पहाड़ी लोग, मैं कह रही हूँ अगर कोई भी पहाड़ी राज्य है, अगर पहाड़ के युवाओं को मौका मिले, मैं तो कह रही हूँ अधिक से अधिक निर्दलीय ही भरो विधायक का फॉर्म, करो नामांकन विधायक का। पहाड़ के लोग ही विधायक बनेंगे, पहाड़ के लोग ही वहां बैठेंगे। जिनको मजे की आदत पड़ जाए, जिनको ऐशो आराम की आदत पड़ जाए, जिनको यहाँ के प्लेन में रहने की आदत पड़ जाए, वो कहाँ क्यों ले जाएंगे वो गैरसैंण राजधानी? आखिर क्या पड़ी है, किसको पड़ी है? सब अपना इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट है, सब उसमें लगे हुए हैं। मैं तो उसी की रेस में देख रही हूँ सबको एक सिरे से। पहाड़ के युवा को सोचना पड़ेगा और राजनीति में आना पड़ेगा उनको, युवाओं को और अपने जो भी आपके चाहने वाले, क्योंकि बिना बैनर के आपको देखने वाले, लुकिंग अप टू यू बहुत सारे लोग होंगे। हाँ। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि राजनीति से न भागें, चुनाव लड़ने से न भागें। अगर हम राजनीति और चुनाव में भागीदारी नहीं करेंगे तो फिर से पैसे वाले लोग, फिर से रसूखदार लोग, वो उनकी, हमारी जो कमान है वो उनके हाथों में आ जाएगी। 26 साल से हम देख रहे हैं हमारे राज्य के साथ जो धोखा हो रहा है। और मतलब राजनीतिक डेवलपमेंट समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्षेत्रवाद से बाहर निकल करके, जातिवाद से बाहर निकल करके आप डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। केवल विकास के बारे में सोच लिया जिस दिन हमारे राज्य के लोगों ने, बेड़ा पार हो जाएगा उस दिन। तो दोस्तों, दीप्ति रावत बिष्ट जी ये एक लड़ाई लड़ रही हैं उत्तराखंड की बेटी हैं, और उत्तराखंड की अभी जैसे हम देखे आम आदमी पार्टी के बैनर तले ये मंच ढूंढ रही हैं, लेकिन इससे पहले भी ये अपना मंच क्रिएट कर चुकी हैं, अपने लोग क्रिएट कर चुकी हैं, आवाज़ उठाने का हमेशा से काम करती है। इनकी लड़ाई हम आपको दिखाते रहेंगे। अगले इंटरव्यू में आपके जो सवाल होंगे हम आप इनसे पूछेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।